RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल, इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ते हुए और आपको सिलेबस को और आगे ले जाते हुए आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल। मौर्य काल 323 से 184 BC तक है। तो हम दशरथ के बाद या शुंग वंश के बाद जितने भी काल होंगे वो सब कहाँ पढ़ेंगे मित्रों? वो सब हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में। तो मौर्य काल पढ़ने से पहले स्रोतों के बारे में जानना जरूरी है, और स्रोतों से जानने से पहले एक विषय वस्तु जानना जरूरी है कि किस तरीके से हमें मौर्य काल में पढ़ना है। तो आइए मित्रों, इस पर प्रकाश डालते हुए देखते हैं। सबसे पहले हम स्रोत पढ़ेंगे। स्रोत दो प्रकार के हैं, उन दोनों प्रकार के स्रोतों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन कौन? एक साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है, और एक पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत। एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत है। दो स्रोत हैं जिनके द्वारा मौर्य काल को पढ़ना है मित्रों। और प्रशासन पढ़ेंगे। प्रशासन आप मेरे साथ नोट करते रहें ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। प्रशासन को पढ़ना है। प्रशासन में भी दो तरीके से हमें पढ़ना है मित्रों, दो तरीके से पढ़ना है। जितना भी प्रश्न आपका आएगा तो साहित्य और पुरातत्व पर आएगा और इधर प्रशासन पर आएगा, यही ज़्यादा पूछा जाता है मित्रों। तो केंद्रीय और प्रांतीय दो प्रकार के, केंद्रीय और प्रांतीय दो प्रकार के यहाँ पर शासन थे, केंद्रीय और प्रांतीय। ठीक, केंद्रीय की बात करें तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो दोस्तों देखिए, मंत्रीगण पढ़ना है, मंत्रीगण पढ़ना है। ठीक, एक अच्छा हो गया, मंत्रीगण हो गया। अब मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद, तीर्थ संस्था है मित्रों, ये तीर्थ अध्यक्ष, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, सैन्य और न्याय प्रशासन, सैन्य और न्याय प्रशासन, ये मित्रों पढ़ना है। गुप्तचर राजस्व पढ़ना है, गुप्तचर राजस्व पढ़ना है। इतना नोट कर लेंगे क्या क्या मौर्य प्रशासन में हम लोग पढ़ेंगे। इधर प्रांतीय शासन पढ़ेंगे। प्रांतीय इसमें हम पूरा शासन ही पढ़ेंगे, प्रशासन यहाँ का, प्रशासन यहाँ पर पढ़ेंगे। और जानना बहुत जरूरी है, राजनीतिक दशाएं भी पढ़ना है। क्या? राजनीतिक दशाएं, राजनीतिक दशाएं पढ़ना है। राजनीतिक दशाओं में यदि हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का एक पुत्र होता है, वो कौन है? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, अशोक को पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक नहीं, बिंदुसार होगा मित्रों, बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार का जो पुत्र होता है ये अशोक होता है। बिंदुसार का पुत्र अशोक है। अशोक का पुत्र कुणाल पढ़ेंगे। अशोक, अशोक के बाद कुणाल पढ़ेंगे। उसके बाद दशरथ पढ़ेंगे, और उसके बाद दशरथ के बाद हम यदि संप्रत की बात कर लें तो उसको भी देख लेंगे एक पॉइंट में, वरना हम बृहद्रथ पढ़ेंगे। बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम शासक है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें विस्तार से हमें सिर्फ और सिर्फ 3 पढ़ने हैं, बाकी पर आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। बस 3 को ही हम देख लेंगे, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो राजनीतिक दशाएं हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं पढ़ना है। सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं पढ़ना है, एक ये पॉइंट हो गया। और इधर पतन पढ़ना है। सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं पढ़ना है, पतन पढ़ना है। और एक दशा और इसमें हम पढ़ेंगे, आर्थिक दशा भी पढ़ेंगे। आर्थिक दशा लास्ट तक पढ़ेंगे, एक ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे। आर्थिक
तो इतना मित्रों हमें मौर्य साम्राज्य में पढ़ना है। मौर्य साम्राज्य ये पूरा मौर्य काल में इतना पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं मौर्य साम्राज्य की, कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या हम पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी मित्रों जानना है, जब तक विषय वस्तु क्लियर नहीं होगी, ये हम जानेंगे नहीं हमें क्या सिलेबस में पढ़ना है, तब तक दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन, मौर्य प्रशासन। बात करें मौर्य प्रशासन की, तो मित्रों इसमें देखिए बस वही तरीके से 2 तरीके से पढ़ना है। मेरे साथ चार्ट बनाते रहें। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत पढ़ना है। साहित्यिक स्रोत कितने भागों में पढ़ना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। मेगास्थनीज पढ़ेंगे, मेगास्थनीज की क्या पढ़ेंगे, इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका पढ़ेंगे। अब ये जो आपके 2 स्रोत हैं, 80% प्रश्न यहीं से बनेगा, बाकी 20% इधर उधर जा सकता है। बौद्ध ग्रंथ हम पढ़ेंगे, इसी में ही बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे। बौद्ध ग्रंथ पर कहाँ कहाँ बौद्ध ग्रंथ कहाँ कहाँ प्रकाश डालेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो महावंश, महावंश, ठीक। अब महावंश, इसके बाद दिव्यावदान, दिव्यावदान को पढ़ना है। एक और ग्रंथ बचता है महाबोधिवंश। कौन सा ग्रंथ है, महाबोधि ग्रंथ। बस बौद्ध ग्रंथ में महावंश, दिव्यावदान, बौद्ध ग्रंथ, इतना मित्रों पढ़ना है। कुछ पॉइंट और हैं जो आप ऐसे ही देख लीजिए क्या क्या प्रकाश डाला गया है। तो मैं बात करूं हेमचंद्र की बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी मौर्य शासन के बारे में बताती है। तो इस पर हम बस ऐसे ही चर्चा कर लेंगे। इसके बाद सोमदेव का कथा सरित भी है, सोमदेव का कथा सरित, सोमदेव का कथा सरित भी पढ़ना है। एक ये भी पॉइंट है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस पढ़ना है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। बस थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे, एक लाइनें इस में पढ़नी, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस पढ़ना है। चंद्रगुप्त के ब्रसल या कुलीन, इसमें बताया गया है, इसमें चंद्रगुप्त विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस में कि जो चंद्रगुप्त है ये ब्रसल है, ब्रसल है या ये बहुत, या ब्रसल है या कुलहीन है, ये भी इसमें बताया गया, ब्रसल है या कुलहीन। तो हमें विशाखा दत्त के मुद्रा राक्षस से जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ब्रसल या कुलहीन है, इतना पढ़ना है। अब एक और, ये तो हो गए कुछ किताबें हैं, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित, मुद्रा राक्षस का ये विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, ये आपको पढ़ना है। जैन ग्रंथ भी पढ़ने हैं, जैन ग्रंथ पढ़ने, क्योंकि जो प्रथम शासक होगा मित्रों तो वो चंद्रगुप्त मौर्य होगा, और वो व्यक्ति जैन धर्म का अनुयायी बन जाता है। स्थूलभद्र के साथ जाके संलेखना वो ग्रहण कर लेता है बेलगोला में, कर्नाटक के बेलगोला में। तो मित्रों हेमचंद्र का परिशिष्ट परिवर्तन पढ़ना है, हेमचंद्र का परिशिष्ट परिवर्तन पढ़ना है। परिशिष्ट पर हेमचंद्र का परिशिष्ट परिवर्तन भी मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है, इसको पढ़ना है। ये चंद्रगुप्त के बारे में बताती है, और चंद्रगुप्त को
परिशिष्ट परिवर्तन ये मौर्य क्षत्रिय बताती है। क्या बताती है कि ये मौर्य क्षत्रिय था, मौर्य क्षत्रिय था। इधर कुलहीन बताती है मुद्रा राक्षस, और परिशिष्ट परिवर्तन ये इसको मौर्य क्षत्रिय बताती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जहाँ नेपाल की तरह में ये था जहाँ का, वहाँ पर मौर्य बहुत थे, इसलिए सबको जितने भी क्षत्रिय थे मौर्य कहा जाता था। इतना मित्रों आपको पढ़ना है। तो ये आप बना लीजिए किस तरीके से हम पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? मौर्य प्रशासन में। अब पुरातात्विक, वैसे ये साहित्यिक स्रोत यहाँ पर मैंने लिखा था, तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत बनता है, पुरातात्विक स्रोत बनता है। तो पुरातात्विक को हम यहाँ नीचे खींच सकते हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी पे अलग से बना लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए पुरातात्विक देखते हैं। मित्रों तो ये जो पुरातात्विक है इसको हम यहाँ पर ले आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पुरातात्विक देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में पुरातात्विक, पुरातात्विक को आप बांट दीजिए इस तरीके से। पुरातात्विक को इसमें अभिलेख पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभिलेख पढ़ना है। ठीक, और कुछ पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। मृद भांड पढ़ेंगे, मृद भांड पढ़ेंगे। छल्लेदार कुएं पढ़ेंगे, छल्लेदार कुआं, छल्लेदार कुआं पढ़ेंगे। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अब अभिलेख की यदि बात करी जाए तो अभिलेख में देखो भाई, अभिलेख की यदि बात करी जाए तो यहाँ सोहगौरा ताम्रपत्र, सोहगौरा ताम्रपत्र, सोहगौरा ताम्रपत्र यदि बात करी जाए यहाँ पर तो सोहगौरा ताम्रपत्र इसको पढ़ना है। सोहगौरा ताम्रपत्र यहाँ से कुछ जानकारी मिलती है। महास्थान अभिलेख पढ़ना है। अगला क्या है? महास्थान अभिलेख पढ़ना है। ये बांग्लादेश में बहुत पूछा जाता है, ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है, ये बहुत पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। सोहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख। अशोक के अभिलेख पढ़ने हैं, अशोक के अभिलेख, अशोक ने स्वयं जो बनाए थे, अशोक के अभिलेख पढ़ने हैं। ये 3 भागों में बटे हुए हैं। तो किसमें है? शिलालेख में है। शिलालेख, शिलालेख में जो पत्थरों बनते थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, गुहालेख। तो ये 3 भागों में बटे हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ये अशोक के अभिलेखों को पढ़ना है। जूनागढ़ का अभिलेख पढ़ना है। क्या पढ़ना है? और जूनागढ़ का अभिलेख जो गुजरात में है, जूनागढ़ का अभिलेख पढ़ना है, जूनागढ़ का अभिलेख पढ़ना है। तो मित्रों ये आप देख लेंगे, इतना हमें पुरातत्व में पढ़ना है। अब चाणक्य का अर्थशास्त्र देख लेते हैं 2 मिनट में, और मेगास्थनीज को भी हम देख लेते हैं। चलिए, चाणक्य का अर्थशास्त्र चंपू शैली में लिखा है, और एक वेद भी चंपू शैली में है। हाँ, अथर्ववेद। चाणक्य का अर्थशास्त्र देखिए भाई, चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र है। चाणक्य का अर्थशास्त्र में देखिए, या पहली बात, ये समकालीन नहीं है, किसी के समकालीन, समकालीन नहीं है। एक पॉइंट ये किसी के समकालीन नहीं है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, किसी के समकालीन नहीं है। चलिए फिर बात करें, ये लिखी किस में है? तो ये अन्य पुरुष में लिखी है, अन्य पुरुष में लिखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अन्य पुरुष में कैसे लिखी है? तो इसमें कहा है कि काम होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, तो चाहिए शब्द इसमें लगा हुआ है। तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखी है, अन्य पुरुष में लिखी है। और ये कहाँ में लिखी है? अगला पॉइंट, ये चंपू शैली में लिखी है, चंपू, चंपू शैली में लिखी है। किस में लिखी है? चंपू शैली में है, चंपू शैली में लिखी है।
चंपू शैली में लिखिए 1 पॉइंट। ये दूसरा और देख लेते हैं क्या है। चंपू शैली में तो ये है ही है। अन्य पुरुष में लिखी है, चंपू शैली में लिखी है। अन्य की यदि हम बात करें तो इसकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु क्या है। तो ये विषय वस्तु की यदि बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, तो राजनीति एवं लोक प्रशासन है। राजनीति एवं लोक प्रशासन, राजनीति एवं लोक प्रशासन, लोग लगा देते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु धन है, ये नहीं है। राजनीति एवं लोक प्रशासन है। और यदि बात करें तो ये भाषा क्या है इसकी, तो ये भाषा क्या है, तो ये संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा में लिखी है, संस्कृत भाषा में लिखी है। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में लिखी है। तो आपको ये 4 पॉइंट नोट कर लेने हैं, बहुत ज़रूरी है मित्रों। अब देखिए इसको कुछ भागों में भी बांट दिया गया है। ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। इसके कितने भाग हैं ये जानना है, तो ये 15 भाग हैं। क्या हैं, 15। कितने भाग हैं, तो मित्रों इसमें 15 भाग हैं। इसको अधिकरण के नाम से जाना जाता है, जिसको अधिकरण के नाम से जाना जाता है। 15 भाग हैं, अधिकरण के नाम से जाना जाता है। 180 उपभाग हैं, 180 उपभाग हैं, 180 उपभाग हैं। और ये प्रकरण में है, प्रकरण, ये इसको प्रकरण कहा जाता है। तो 15 जो भाग हैं इसको अधिकरण कहा जाता है, जो 180 उपभाग हैं इनको प्रकरण कहा जाता है। और 6000 श्लोक हैं, 6000 श्लोक हैं। कहाँ, अर्थशास्त्र में। किसने लिखा था, तो चाणक्य ने लिखा था। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। अब चाणक्य के बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, चाणक्य के बारे में देख लेते हैं। तो चाणक्य का देखते हैं कि पिता का नाम क्या था। इसके पिता का नाम चाणक्य था, चाणक्य, पिता का नाम चाणक्य था। एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। इसका माता का मुझे पता नहीं, तो मूल नाम क्या था, मूल नाम, मूल नाम मित्रों पूछा जाता है, तो मूल नाम इसका अजय था। ये कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, तो नोट कर लीजिए। तो इसका मूल नाम अजय था, किसका, चाणक्य का, चंद्रगुप्त का मूल नाम अजय था। इसके बचपन का नाम क्या था, देखिए मित्रों, बचपन का नाम, बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था इसके, तो विष्णुगुप्त था। बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, बचपन का नाम विष्णुगुप्त का पूछा जाता है। इसको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता था। क्या, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कहा जाता है। तो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो द्विजर्स, हाँ द्विजर्सव है। द्विज कहा जाता है उसे ब्राह्मण को, और श्रेष्ठ ब्राह्मण है तो उसके लिए द्विजर्सव लिखा गया, द्विजर्सव कहा गया है। भारत का मैकियावली भी इसे कहा जाता है। ये भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। भारत का मैकियावली भी चंद्रगुप्त या चाणक्य को कहा जाता है। इसके अन्य नाम क्या है ये भी पूछा जाता है। अन्य नाम मित्रों देख लीजिए, अन्य नाम, तो ये भी कुछ लोगों के लिए नया होगा, अंशु, ये इसका नाम था अन्य नाम। और अंशुल के नाम से भी ये जाना जाता था। क्या, अंशुल के नाम से भी जाना जाता था। तो ये पॉइंट कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए होंगे, तो मित्रों आप नोट कर लीजिए, कभी कभी ये पूछा जा सकता है। चाणक्य गुप्त, विष्णुगुप्त, चाणक्य, विष्णुगुप्त, या ये सब इन्हीं के नाम हैं। तो मित्रों इतना समझ में आ गया होगा अर्थशास्त्र के बारे में। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है अर्थशास्त्र में, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछा जाता है। जो पूछना दोस्तों है उनको देख लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्थशास्त्र का जो पूछने योग्य है वो सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत पूछा जाता है। सिद्धांत, सप्ताह सिद्धांत पूछा जाएगा
तो आप समझ सकते हैं कौन सा इसमें सप्तांक सिद्धांत होगा। तो पहला है राजा या स्वामी, राजा या स्वामी, इनका क्रम पूछा जाता है। नंबर 1, नंबर 2 पूछ लेगा, दूसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर कौन सा है। तो राजा स्वामी अमात्य, दूसरा नंबर का अमात्य, दूसरा नंबर का अमात्य है। तीसरे नंबर पर मित्रों क्या है, तो जनपद या राज्य क्षेत्र, जनपद या राज्य क्षेत्र। चौथे नंबर क्या है, जनपद या राज्य क्षेत्र। चौथे नंबर क्या है, दुर्ग या किला, दुर्ग या किला, ये चौथे नंबर पर है। पांचवें नंबर पर क्या है मित्रों, तो पांचवें नंबर पर कोष या धन है, कोष या धन है, एक नोट कर लेंगे। छठे नंबर क्या है, 7 नोट करने हैं। छठे नंबर पर क्या है, तो सोना या दंग, सोना या इसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है दंग। सातवें नंबर पर क्या है मित्रों, तो सातवें पर है मित्र। तो शासन चलाने के लिए सप्तांक सिद्धांत का होना जरूरी है। सप्तांक सिद्धांत में राजा नहीं होगा शासन नहीं चलेगा, अमात्य नहीं होगा तो दिक्कत, जनपद राज्य क्षेत्र नहीं होगा तो दिक्कत, दुर्ग किला नहीं होगा तब भी राज्य नहीं चलेगा, कोष धन नहीं होगा तब भी राज्य नहीं चलेगा, सोना या दंग उनके पास संपत्ति नहीं होगी तब भी नहीं चलेगा, अदर मित्र नहीं होगा तब भी। तो इसको मित्र ये सोना ही सेना है, सॉरी सेना लिख लेंगे, सेना या दंग, दंग मतलब सेना होती है, फौज होती है, तो ये नहीं होगा तब तक प्रशासन सही तरीके से नहीं चल सकता है। गुप्तचर व्यवस्था देख लेते हैं मित्रों, यहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर, जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। अब देखिए इसके पास गुप्तचर विभाग था अर्थशास्त्र में, गुप्तचर विभाग का उल्लेख है, गुप्तचर विभाग का उल्लेख है अर्थशास्त्र में, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे, गुप्तचर विभाग का उल्लेख है। चलिए अब क्या है, गुप्तचर, अब जो गुप्तचर पुरुष होते थे, गुप्तचर जो पुरुष होते थे इनको गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, गूढ़ पुरुष के नाम से जानते थे। जो गुप्तचर विभाग है उनमें जो पुरुष होते थे उनको गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। एक साम शास्त्री हैं, एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए नया होगा। एक साम शास्त्री महोदय जी, अब देखिए इनके बारे में देख लेना है। जो साम शास्त्री महोदय जी हैं, इन्होंने मैसूर संग्रहालय से, मैसूर संग्रहालय से 1800, मैसूर संग्रहालय से 1909 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण है, साम शास्त्री महोदय मैसूर संग्रहालय से 1909 ईस्वी में अर्थशास्त्र का संकलन किया, अर्थशास्त्र का संकलन किया, अर्थशास्त्र का संकलन किया। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साम शास्त्री ने अर्थशास्त्र का संकलन किया कहाँ, मैसूर संग्रहालय से किया है। तो एक पॉइंट कब 1909 में गया था, बहुत महत्वपूर्ण, नोट कर लेंगे। न्याय व्यवस्था इसकी बहुत महत्वपूर्ण थी। न्याय व्यवस्था मित्रों देख लेते हैं, क्या न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था 2 प्रकार से थी। एक मित्रों थी दीवानी फौजदारी, दीवानी आज भी चलती है, दीवानी और फौजदारी, दीवानी और फौजदारी थी, ये देख लेंगे। जो दीवानी थी इसे धर्मस्थी के नाम से जानते थे, क्या धर्मस्थी, 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 धर्मस्थी के दीवानी को धर्मस्थी के नाम से जानते थे, और फौजदारी को प्रदेष्ठा, क्या प्रदेष्ठा के नाम से जानते थे। जो मित्रों फौजदारी है ये मार पीट हिंसा ये सब फौजदारी में आती है। दीवानी में है तो यहाँ पर संपत्ति संबंधी या धन संबंधी बातें हैं वो सारी आती थी, तब भी ये न्याय व्यवस्था थी, अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्व मित्रों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, राजस्व भी हमें पढ़ना है। राजस्व नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत है भाई, हम जी नहीं पाएंगे, शास्त्र ही बेकार हो जाएगा, पूरा साम्राज्य बेकार हो जाएगा। तो इसमें कहा गया जहाज रानी, कहा गया कि जो जहाज रानी है
जहाज रानी, इस पर कब्जा जो है वो राज्य का हो। जहाज रानी जो कब्जा है वो राज्य का हो। 1/6 कर की बात कही गई, इसमें कहा गया है कि 1/6 कर हो। 1/6 कर की बात इसमें कहा गया है। ये घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसी भी बात अर्थशास्त्र में कही गई है। और 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। 9 प्रकार के दास बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। 9 प्रकार के दास बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो मित्रों, अर्थशास्त्र के बारे में बस इतने पढ़ना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उतार सकते हैं मेरे साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। आइए मेगास्थनीज की इंडिका देख लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। बस आप हमारे साथ बने रहिए और वादा करता हूं यदि अर्थशास्त्र से कहीं कुछ पूछा गया है तो उसमें आपको ये सब मिलेंगे। हाँ, मैंने कुछ विभाग आपको अर्थशास्त्र में नहीं बताए हैं। जब हम स्पेशल अर्थ कवि चाणक्य को पढ़ाएंगे तब पूरे उसके हम विभाग आपको बताएंगे। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका, एक ये पॉइंट नोट कर लेंगे। मेगास्थनीज की इंडिका पढ़नी है। इंडिका मूल रूप से नहीं है, सबसे अच्छा पॉइंट यही है कि मूल रूप से उपलब्ध नहीं, मूल रूप से उपलब्ध नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मूल रूप से उपलब्ध नहीं है का मेगास्थनीज की इंडिका उपलब्ध नहीं है। ठीक, अब देखिए जो ये आपका मेगास्थनीज है ये राजदूत है किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, निकेटर का राजदूत है, राजदूत है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है कौन? मेगास्थनीज। एक किसके दरबार में आया था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ये पॉइंट नोट कर लेंगे। वैसे बिंदुसार के दरबार में और आता है, कौन आता है? तो डायमेकस आता है। तो बिंदुसार के दरबार में, हाँ, बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आता है। डायमेकस, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जगह किसने ली थी? तो डायमेकस ने ली थी। डायमेकस किसके दरबार में आया है? तो बिंदुसार के। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। चलिए, स्वानबेग ने, अगला पॉइंट इसमें नोट कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वानबेग, हाँ, स्वानबेग ने 1846, हाँ 1846 एडी, 1846 एडी में अब देखिए कहाँ पर बदलाव आ रहा है। उधर श्याम शास्त्री थे, यहाँ स्वानबेग हैं। 1846 ईस्वी में इंडिका का संकलन किया, इंडिका का संकलन किया, इंडिका का संकलन किया। अब आप सोच रहे होंगे मूल रूप से है नहीं तो संकलन कैसे हो गया? मित्रों, जो अन्य राइटर थे उनको पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ा, इन्होंने जो जो बताया होगा वो सब एक किताब में संकलित कर दिया गया और इंडिका बना दी गई। ऐसी बात इसमें कही गई है। अब इसी में एक और पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इंडिका का। क्या है? 1891 में मैकिंड महोदय ने, 1891 में मैकिंड महोदय ने, किसने? मैकिंड महोदय, मैकिंड महोदय ने इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया, इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1891 में मैकिंड महोदय ने इंडिका का अंग्रेजी में अनुवाद किया। एक ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इंडिका में एक शहर की चर्चा की गई है, वो शहर कौन सा है? पाटलिपुत्र है। ये बहुत पूछा जाता है, आप देख सकते हैं मित्रों। इंडिका जो है इसमें पाटलिपुत्र की चर्चा की गई है। किसकी? एक है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की चर्चा की गई है, जो कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी है, मगध की राजधानी है।
राजधानी है। तो मित्रों 1 मिनट लाइट जला देता हूँ, फिर बात करता हूँ। हाँ मित्रों, देखते हैं कि पाटलिपुत्र की चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है, जो कि मगध की राजधानी है, और ये पाटलिपुत्र पानी से घिरी हुई है। तो आइए मित्रों पाटलिपुत्र के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये नगर है, ठीक, ये एक नगर है और ये इस तरीके से नदियों में घिरा हुआ है। एक नदी इस तरीके से आ रही है, एक नदी इस तरीके से आ रही है। ये सोन नदी है, सोन नदी है, और ये गंगा नदी है। यहाँ पर एक नगर बसा हुआ है चौड़ाई लंबाई में, तो क्या है, ये पाटलिपुत्र है। क्या है, पाटलिपुत्र है, इसलिए ये नदियों से पानी से घिरा हुआ है। वैसे मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज भी है, जो कि पहाड़ियों से घिरी है, लेकिन इसमें सिर्फ हम मेगास्थनीज की बताई हुई जगह का नाम पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र पढ़ेंगे। इसकी पहचान वर्तमान में कुसुमपुर से की गई है, ये तो सब मैं बता चुका हूँ। तो यदि बात करें तो इसको चलाने के लिए 6 समितियाँ होती थीं। 6 समितियाँ होती थीं जिसमें 30 सदस्य होते थे। 30 सदस्य होते थे। एक पॉइंट ये है, 30 सदस्य होते थे। तो 30 सदस्य मतलब 5 छक्का 30, तो 5 और 6, तो 5-5 प्रत्येक समिति में होते थे। ये प्रशासन चलाते थे पाटलिपुत्र का, प्रशासन चलाते थे पाटलिपुत्र का प्रशासन। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। सैन्य प्रशासन और कौन सा जो अन्य प्रशासन थे, उसमें 5-5 सैन्य आ जाए या खाली प्रशासन आ जाए तो आप 30 सदस्य या 6 समितियां ही लगाएंगे। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। अब मित्रों देखते हैं क्या है ये 16 किलोमीटर तक शहर बसा हुआ है, जिसको उनकी भाषा में स्टेडियम में 80 स्टेडिया के नाम से जाना जाता था। 80 स्टेडिया, 16 किलोमीटर या 80 स्टेडिया के नाम से जानते थे। ये 5 किलोमीटर तक है या स्टेडिया में है। तो 16 85, तो 55 25, तो ये 25 स्टेडिया हो गया। 25 स्टेडिया इसकी चौड़ाई थी। लंबाई कितनी थी, 80 स्टेडिया या फिर 16 किलोमीटर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई थी। ये चारों तरफ से इस तरीके से पानी से घिरी हुई थी। एक पॉइंट ये जो खाई है ये 30 हाथ गहरी थी। 30 हाथ गहरी थी चारों तरफ से, तो कोई इसमें दुश्मन आसानी से घुस नहीं पाता था। एक पॉइंट ये है। 185 मीटर जो आप देख रहे हैं, ये 185 मीटर खाई चौड़ी थी। 185 मीटर खाई चौड़ी थी। 185 मीटर खाई जो थी वो चौड़ी थी। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। 30 हाथी की ये गहरी थी। ठीक मित्रों, ये 4 दीवारी इस तरीके से इसके आसपास 4 दीवारी थी, पानी के अंदर थी मित्रों। यहाँ बनाना चाहिए था मुझे। ये 4 दीवारी या परकोटा इसके बाहर बाहर थी। पाटलिपुत्र की बात हो रही, 4 दीवारी या परकोटा। कुछ यहाँ पर गोल गोल इस तरीके से दरवाज़ा बने थे अंदर, जो दरवाज़ा बने थे मित्रों। तो बात करें आगे क्या कह सकता है दरवाज़ा, ये जो महल थे यहाँ पर इस तरीके से जो महल थे मित्रों, ये महल लकड़ी के थे, लकड़ी के महल थे। तो ये चर्चा भी करता है कि लकड़ी के महल वहाँ पाए जाते हैं, लकड़ी के महल थे। और कुम्र या कुसुमपुर से इसकी पहचान की गई, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुसुमपुर से, कुम्रपुर या कुसुमपुर से इसकी पहचान की गई है। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। 4 दीवारी या बुलंदी बाग, 4 जो लगी है परकोटा, इसको बोलते थे 4 दीवारी। 4 दीवारी या बुलंदी बाग, 4 दीवारी या बुलंदी बाग के नाम से भी इसको जानते थे। तो ये पाटलिपुत्र मित्रों इतना ही पूछा जा सकता है। जो लकड़ी के महल थे, ये जो ऐसा बताया गया है महोदय, इस चूनर महोदय ने कहा है कि मेगास्थनीज कहता था कि लकड़ी के महल वहाँ पर बने हुए हैं। ये पूर्वी भारत का सबसे बड़ा
ये पूर्वी मतलब भारत है उसके इस साइड में, बिहार साइड में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर था। इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों। इसके बाद यहाँ पर सोने की खानें थीं। क्या थी? सोने की खानें थीं। ये इसका भी उल्लेख हुआ है कहाँ? इंडिका में सोने खानें थीं। अब यदि बात करें मेगास्थनीज ने और क्या दर्शाया, तो मेगास्थनीज ने इंडिका में बताया कि यहाँ पर मेगास्थनीज ने इंडिका में बताया कि दास प्रथा का अभाव था। दास प्रथा का अभाव था, ये गलत बताया। दास प्रथा का अभाव था, गलत बताया, क्योंकि यहाँ पर दास व्यवस्था थी। कारण ये रहा होगा मेगास्थनीज यूनान का था। अब वहाँ पर क्या था? दासों को जंजीरों में जकड़ा जाता था, बांध के रखा जाता था और पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे, बहुत अत्याचार होते थे, कोड़े बरसाए जाते थे गुलामों पर। लेकिन भारत में कैसी व्यवस्था थी? उनको परिवार जैसा रखा जाता था और सारे उत्सवों में उनको शामिल किया जाता था। ये भारत में दासों की व्यवस्था थी, तो उसको अंतर समझ में नहीं आया, इसलिए शायद उसने लिखा कि भारत में दास व्यवस्था नहीं थी। जबकि दासों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट क्या है? लेखन कला का अभाव था। यहाँ पर बताया उसने लेखन कला का अभाव था। मेगास्थनीज ने कहा इंडिका में कि यहाँ पर लेखन कला का अभाव था, तो इसने गलत कहा। जबकि यहाँ पर लोग कपड़ों से लिखते थे और अधर बहुत सारी चीज़ें लिखी जा चुकी थी पहले ही, वेद पुराण सब वेद थे, तो ये गलत कहा इसने। फिर यदि हम बात करें लेखन कला का अभाव था, फिर इसने कहा भारतीय समाज 7 जातियों में बटा है। तब भी ये गलत है। आप जानते हैं इतनी जातियां हैं कि हम लोग गिन नहीं पाएंगे। तो कहता है भारतीय 7 जातियों में बटा है। तो ये सारी चीज़ें उसने नकारात्मक चीज़ें लिखी, निगेटिव लिखी, शायद वो सही रूप से भांप नहीं पाया। और वो 7 जो जातियां थीं, तो उसने क्या बताया? कहा कि यहाँ पर वो 7 जातियां हैं, तो वो दार्शनिक हैं। दार्शनिकों के बारे एक बताइए कि वो दार्शनिक हैं। अहिर या ग्वाला बताया कि जो लोग गाय चराते हैं, दार्शनिक विद्वान हैं। किसान हैं, कारीगर हैं, बताया किसान हैं, कारीगर हैं, किसान हैं, कारीगर हैं। और निरीक्षक हैं, सैनिक और सैनिक हैं। ये जातियां बताई, सैनिक हैं और सभासद हैं। ये उसने जातियां बताई। 1 2 3 4 5 6 7 जातियों का उल्लेख मेगास्थनीज अपनी इंडिका में करता है। तो मित्रों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगता हो कुछ हमसे सीखेंगे, तो प्लीज़ आप मेरा सहयोग करें, इसको थोड़ा सा और शेयर कर दें ताकि आपके अन्य भाई बहनों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।